आज हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे, जो ऑर्गेनिक का 7वां चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनेमियस के नाम से जानते हैं। बहुलक किसको कहते हैं, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ के एक बृहद, एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। साफ साफ यहाँ पर डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। बहुलक, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है, उसके बाद बहुलक का डिफिनेशन लिखना। अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं के एक नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो बृहद अणु का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तथा इनके बनने की प्रक्रिया जो होता है, तो प्रक्रिया का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, तो बहुलीकरण के नाम से जानते हैं। बहुलक का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं रबर, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे होता है, प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है, ईटीसी। इस प्रकार से इसको लिख लेना है। इसमें एक टर्म आएगा एकल, इसमें एक टर्म आएगा एकल, इसलिए एक शॉर्ट हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं एकलक। हम लोग बोलते हैं एकलक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनोमर। तो ये मोनोमर क्या होता है, तो ये हेडिंग डाल कर लिख लेना है। छोटे छोटे अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है, सबसे उसमें जो छोटा छोटा जो अणु रहेगा, उस छोटे अणु को हम लोग क्या कहते हैं, एकलक के नाम से जानते हैं, मोनोमर के नाम से जानते हैं। तो छोटे छोटे अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है, वो एकलक कहलाता है। बस इतना ध्यान में रखना है। अब जो बहुलक है, उसको तीन प्रकार में संरचना का, उसका अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से या संरचना के हिसाब से देखा जाए, संरचना के हिसाब से उसको तीन प्रकार में बांटा गया है। बहुलक संरचना के हिसाब से बहुलक को तीन प्रकार में बांटा गया, तो वही लिखना है हेडिंग के रूप में। संरचना के आधार पर बहुलकों का निर्माण तीन प्रकार है। ठीक है, निर्माण तीन प्रकार है। पहला कौन सा है, रैखिक श्रृंखला युक्त बहुलक। रैखिक श्रृंखला युक्त बहुलक, जिसमें पॉलीथीन और पॉलीवाइलिन आ जाता है, क्लोराइड। रैखिक मतलब क्या होता है, ये एक ही लाइन में रहता है, ये एक ही लाइन में रहेगा, इसमें से कोई जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, साथ से कनेक्ट नहीं रहेगा, इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका डिफिनेशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख सकते हैं इतना जितना हाईलाइट किया गया है। उसी प्रकार से शाखित श्रृंखला देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो रैखिक वाले बहुपद आपस में क्या होता है, एक कनेक्टर यहाँ पर लगा रहता है, कनेक्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, शाखित कह देते हैं। इसलिए इसमें ब्रांच के रूप में कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको शाखित के नाम से जानते हैं, ब्रांच के नाम से जानते हैं। तृतीयक बंधित बहुलक अगर बात करेंगे, तो इसमें जो शाखित होता है, इसमें एक दो से ज़्यादा रहेगा। इसमें दो ही के बीच में यहाँ पर दिख रहा है ना, इसमें दो से ज़्यादा रहेगा, जितना हाईलाइट किया गया उतना इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम तृतीयक बंधित बहुलक के नाम से जानते हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल को भी दर्शा लेना है। अब हम लोग बात करेंगे बहुलक के प्रकार का। अब हम लोग बात करेंगे किसका, बहुलक के प्रकार का। तो बहुलक का जो प्रकार होता है, बहुलक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित रबर। कौन सा होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। बहुलक के प्रकार हेडिंग डालना है, यहाँ पर लिखा भी है बहुलक के प्रकार। तो बहुलक के प्रकार हेडिंग डालना है। बहुलक के प्रकार हेडिंग डालने के बाद लिखना है ए और बी करके। ए नंबर में लिखना है प्राकृतिक, प्राकृतिक जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल जिसको बोलते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक है। अब प्राकृतिक बहुलक में कौन कौन सा आ जाता है, रबर, प्रोटीन तथा सेलुलोज। इसको लिखना है, ये क्या है, सेलुलोज। तो ये सेलुलोज है, प्राकृतिक कहलाते हैं। वैसे संश्लेषित होता है, संश्लेषित मतलब होता है जो खुद से इंसान द्वारा निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं। तो संश्लेषित का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आ जाता है नाइलॉन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाइलॉन, नाइलॉन। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा है बेकेलाइट, वेकेलाइट, वेकेलाइट। दूसरा क्या है, वेकेलाइट। संश्लेषित बहुलक है, तो इसको भी दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक बहुलक का। तो प्राकृतिक बहुलक, इसमें सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक रबर का बात करेंगे। प्राकृतिक बहुलक में किसका बात करेंगे, प्राकृतिक रबर का बात करेंगे। तो प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर का बात करेंगे, तो इसमें प्राकृतिक बहुलक में लिख लेना है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक बहुलक के अंदर क्या लिखेंगे, प्राकृतिक रबर।
अब ये जो प्राकृतिक रबर होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसको एक नंबर दे के भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो एक नंबर दे के लिखना है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर जो बनता है ये कौन सा एकलक से बनता है ये ध्यान में रखना है। तो ये आइसोप्रोपीन से बनता है। कौन सा एकलक का यूज किया जाता है इसमें, आइसोप्रोपीन का यूज किया जाता है। तो रबर की संरचना में यहाँ पर लिख सकते हैं प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। किसका, आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। आइसोप्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइसोप्रोपीन बोले इसको बोलते हैं 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई इन बोलते हैं। आइसोप्रोपिल का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यही आइसोप्रोपिल होता है। इसी से क्या होगा कि इसी से यही एकलक है किसका, प्राकृतिक रबर का। यही एकलक है प्राकृतिक रबर का, इसको हम एकलक भी कह सकते हैं। इसी प्राकृतिक रबर से क्या होता है, तो इसी से प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है, प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। यहाँ पर इसका अभिक्रिया दिखाया है, इसको हम लोग यहाँ पर फिर से लिख दिखा देते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया दिखाया हुआ है, इसको हम फिर से यहाँ पर दिखा देते हैं। तो क्या करना है, एन आइसोप्रोपिन लेना है। आइसोप्रोपिन कितना लेना है, एन को लेना है। तो H2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH डबल बॉन्ड O CH2, यही क्या है हम लोग का आइसोप्रोपिल है। इसी से क्या होगा, प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपिन। तो ये हमारे आइसोप्रोपिन है। प्राकृतिक रबर बनने के लिए इसी का एन अणु आपस में क्या होता है, जुड़ता है। इसी का क्या होता है, एन अणु आपस में जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कैसे जुड़ता है। होता क्या है, जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड टूटता है। इसका हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ऊपर में कि ये बॉन्ड इसका क्या होता है, टूटता है। कैसे टूटता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा एक बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा और इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा। यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो एक बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। तो इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा और इस वाले कार्बन, तो इस वाले कार्बन का जो बॉन्ड फ्री होगा आगे की तरफ ऐसे दिखा देते हैं। और देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ है, तो इसका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है मिलकर इधर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो दोनों का बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पे जो फ्री होता है फिर ऐसा ही आइसोप्रोपिल इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। सेम इसी प्रकार का आइसोप्रोपिल इधर रहेगा H2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था CH3, फिर से CH डबल बॉन्ड CH2, यही था। इसका भी यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और इसका भी यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका जो बॉन्ड टूटेगा आपस में फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका जो फ्री होगा इसके आगे वाला के साथ जुड़ जाएगा। तो वही इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया था, एक आइसोप्रोपिल, ये दूसरा आइसोप्रोपिल और ये तीसरा आइसोप्रोपिल। ऐसे क्या होता है, जुड़ते जाता है, ये आगे की तरफ ऐसे जुड़ते जाएगा, आगे की तरफ यहाँ पर जुड़ते जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये CH2 है, थोड़ा सा ध्यान दे के लिखिए। यहाँ पर CH3 है और ये CH है। इस तरह से ये जुड़ते जाता है, यहाँ पर भी CH2 है। तो ये आइसोप्रोपिल इस तरह से आपस में यहाँ पर आगे की ओर क्या होता है, जुड़ते जाएगा। कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के अणु कितना बार जुड़ेगा, इसका कितना अणु है, N अणु है, तो ये N बार जुड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल है ना, इसको ऐसे ही दिखाया गया है कि जब बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर CH3, बस इसको सही से लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर CH2 रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से एक डबल बॉन्ड फ्री रहेगा आगे और जुड़ने के लिए, CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर यहाँ पर CH2 रहेगा और फिर आगे जुड़ेगा। तो यही अणु कितना बार जुड़ा हुआ है, N बार जुड़ा हुआ है। इसके नीचे ब्रैकेट देके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं। तो ये अणु N बार जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक रबर कहते हैं। तो प्राकृतिक रबर के नाम से जानते हैं। तो आइसोप्रोपिन से क्या होता है, प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। एक आगे प्रोसेस किया जाता है, सबको लिखते चलना है जितना हाईलाइट किया गया है, जो बताते चल रहे हैं। रबर का गंधीकरण क्या होता है, देखो रबर का गंधीकरण क्या होता है। तो सर्वप्रथम हुडेयर ने 1839 में प्राकृतिक रबर के गंधक सल्फर को बोलते हैं, तो गंधक की अल्प मात्रा मिलाकर गर्म किया। इस प्रक्रिया से प्राप्त
रबर अधिक क्या हो गया, मजबूत हो गया, लचीला हो गया और उष्मारोधी हो गया। इससे क्या हो गया, जो रबर का निर्माण बना, रबर का जो निर्माण हुआ वो कैसा रबर बन गया, अधिक मजबूत हो गया। ठीक है, अधिक मजबूत हो गया और बोल सकते हैं कि लचीला भी बहुत ज़्यादा हो गया और उष्मारोधी भी हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रबर का गंधीकरण के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ और भी पूरा काम किया जाता था आवश्यकता अनुसार कठोर बनाने के लिए। रबर को अगर कठोर बनाना चाहते हैं, इसका गंधीकरण करते समय क्या करते हैं, थोड़ा मात्रा में कार्बन ब्लैक और जिंक ऑक्साइड का मिला देते हैं इसमें। इसको हम लोग पूरक कहलाता है और इसको मिलाने से ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये भी बिंदु इसमें लिख लेना है गंधीकरण। पहले तो गंधीकरण हेडिंग डाल के इसको लिखना है। देख सकते हैं कि ये प्राकृतिक रबर था, ये ऊपर में क्या था, ये प्राकृतिक रबर था, यही था आइसोप्रोपिन से बना हुआ। इधर भी ये बॉन्ड फ्री रहता है जुड़ने के लिए, यहाँ पर भी बॉन्ड फ्री रहेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड फ्री। फिर इसके बीच में क्या हो गया, सल्फर बॉन्ड बना देता है। क्या होता है, सल्फर ये गंधक जो है आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इसका लचीलापन बन जाता है, मजबूत हो जाता है ये रबर। नहीं तो ऐसे अगर प्राकृतिक रबर का यूज करेंगे तो उतना मजबूत नहीं होता है। तो ये लिख लेना है, ये स्ट्रक्चर दिखा देना है। अब अगर बात करते हैं कि प्राकृतिक रबर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो प्राकृतिक रबर का उपयोग हेडिंग डाल के लिख लेना है, दस्ताना बनाने में किया जाता है, रबर की नली और रबर के बैंड, रबर बैंड बनाने में किया जाता है, टायर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाहक पट्टा जो होता है बेल्ट वगैरह में उसमें इस्तेमाल किया जाता है, मोटर गाड़ी के निलंबन यूनिट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब पॉइंट लिख लेना है, बिंदु पॉइंट कर करके जितना भी यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, लिखवाया, हाईलाइट की है, उसी को लिख के छोड़ देना। तो ये प्राकृतिक रबर का उपयोग दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे संश्लेषित रबर, किसका, जो अपना से इंसान बनाता है उसको हम लोग संश्लेषित रबर के बहुलक के नाम से जानते हैं, पॉलिनोमियर के नाम से जानते हैं। तो जो संश्लेषित रबर होता है वो बेसिकली दो प्रकार के होता है। तो सबसे पहले संश्लेषित रबर का डिफिनीशन लिखा हुआ है, वैसे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे हम लोग संश्लेषित बहुलक के नाम से जानते हैं। जैसे में पीसीबी, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशा है जो कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अब ये जो होता है दो प्रकार का होता है। तो एक नंबर लिख लेना है कि दो प्रकार कौन कौन सा होता है। तो एक योगशील बहुलीकरण होता है और दूसरा तरीका होता है प्राकृतिक रबर बनाने का संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बनाने का दो तरीका होता है, संश्लेषित रबर बनाने का दो तरीका होता है, एक योगशील बहुलीकरण होता है, दूसरा संघनन बहुलीकरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे योगशील बहुलीकरण। योगशील बहुलीकरण का चर्चा करेंगे। तो योगशील बहुलीकरण में क्या देखने को मिलता है, तो योगशील बहुलीकरण में मुख्यतः वैसे अणु के बीच होता है जिनमें मुख्यतः द्विबंध युक्त होता है। इसमें मतलब कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या किसी भी तत्व के बीच में डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलता है, किसी भी दो तत्व के बीच में डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलता है। तो उसी के लिए उसको हम लोग योगशील बहुलीकरण कहते हैं। उसको योगशील बहुलीकरण द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रबर का संश्लेषण करते हैं। योगशील द्विबंध युक्त प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ तक। तो योगशील बहुलक के बारे में हम लोग को पढ़ना, तो बहुलीकरण पर प्रोसेस हो गया। योगशील बहुलक के बारे में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ऊपर में सिर्फ प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग योगशील बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो योगशील बहुलक ये भी एक क्या है, संश्लेषित रबर है। योगशील बहुलक किसको कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है, जिसमें योगशील बहुलक में जो एकलक रहेगा वो एकलक हमेशा कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, वही टूट के क्या होता है, आपस में जुड़ते जाता है। तो सबसे पहले योगशील बहुलक जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पॉलीथीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीथीन जो होता है योगशील बहुलक होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो योगशील बहुलक हेडिंग डाल के एक नंबर देके लिखना है पॉलीथीन। पॉलीथीन या एक एथिलीन नामक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुलक है। तो ये किससे बनता है, तो एथिलीन से बनता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एथिलीन कितना अणु लिया गया है, एथिलीन का N अणु लिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ इतना टेम्परेचर पर अगर इसको गर्म करते हैं तो ये पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। तो देखो सिंपल तरीका होता है, जो यहाँ पे एथीन दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एक एक बॉन्ड इसका क्या जाता है, कार्बन का फ्री हो जाता है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर बॉन्ड टूटा तो इसका एक इधर से बॉन्ड फ्री हो गया, एक इधर से बॉन्ड फ्री हो गया। जितना भी होगा सब ऐसे ही क्या होता है, बॉन्ड टूट के ऐसे फ्री हो जाता है। जितना भी होगा ऐसे ही बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
यही जो फ्री बॉन्ड होता है ये आपस में क्या होता है, जुड़ते जाता है, ये आगे भी ऐसे जुड़ते जाएगा। तो ये कितना ऐसा बनेगा CH2 ये n बार बनेगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे क्या लिख दिया गया, n लिख दिया गया। तो यही पोलोथीन का निर्माण हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नोट करके लिखना है या डॉट करके लिखना है, ये कहीं कहीं पूछा जाता है, समबहुलक किसको कहते हैं? समबहुलक, समबहुलक, समबहुलक किसको कहते हैं? तो जिस बहुलक में लिखना है, जिस बहुलक में सभी एकलक इकाइयाँ समान है, समान होती है। इसमें अपने से लिखना है, जो बोल रहे हैं समबहुलक में, जिस बहुलक में सभी एकलक इकाइयाँ समान होती है उसे समबहुलक कहते हैं, उसे समबहुलक कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये समबहुलक है। क्यों? इसमें जो एकलक यूज हुआ है सिर्फ एथीन ही यूज हुआ है और दूसरा कोई यूज हुआ है का? सिर्फ एक ही एकलक यूज हुआ है बार बार, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समबहुलक के नाम से जानेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है जिसमें एक ही एकलक यूज हो जाता है। एक ही एकलक क्या होता है? समान होता है। जो एकलक यूज करते हैं वो समान होता है और उसमें कोई दूसरा नहीं आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समबहुलक के नाम से जानते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। दूसरा है पॉलीप्रोपिन। ये भी क्या है? पोलोथीन ही है, लेकिन उसका कुछ एडवांस वर्जन है, पॉलीप्रोपिन। पॉलीप्रोपिन ये कैसे बनता है? तो प्रोपीन के बहुलीकरण से पॉलीप्रोपिन का निर्माण होता है। अभी हम लोग एथीन का देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रोपीन से क्या बनता है? बहुलीकरण करके पॉलीप्रोपिन का निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपीन किसको? तो CH3CH2 है। सिंपल यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ का डबल बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा और यही जो डबल बॉन्ड टूटेगा आगे में क्या होगा? जुड़ते जाता है। यही जो डबल बॉन्ड टूटता है वही क्या होता है? आगे में जुड़ते जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें किस प्रकार से जुड़ता है, थोड़ा सा यहाँ बता भी देते हैं। देखो ये जो एकलक है ये डबल बॉन्ड वाला, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये CH3 को ऊपर दिखाती है। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में टूटेगा CH2, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा, इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री होगा। एक और ले लेते हैं तो CH, ऐसा बहुत सारा ऐसे टूट के बनेगा। CH3 CH2 इसका भी फ्री होगा, इसका भी फ्री होगा, और भी बनेगा CH CH3 CH2 इसका भी फ्री होगा, इसका भी फ्री होगा। तो यही जो फ्री होता है ये आपस में ऐसे क्या होते जाता है? जुड़ते जाता है। आपस में ऐसे जुड़ते, इसका आगे वाला के आगे साथ जुड़ेगा, इसका आगे वाला के आगे के साथ जुड़ेगा। तो हम लोग यही चीज़ें बार बार जुड़ रहा है ना, इतना इतना यही चीज़ें बार बार जुड़ रहा है। इसको एक को लिख कर इसके नीचे क्या लगा दे? n लगा दे। इसको ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। एक को लिख कर इसके नीचे क्या कर दे? n लगा दे। इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ऐसा दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बारे में कुछ गुण दिया है, तो इसको यहाँ पर लिखने के बाद डॉट करके लिखना है। पॉलीप्रोपीन का उपयोग पॉलीथीन के स्थान पर किया जाता है। तो बोले थे ना कि ये पॉलीथीन की तरह ही काम करता है। यह पॉलीथीन से अधिक क्या होता है? मजबूत और हल्का होता है। पॉलीथीन से मजबूत भी होगा और हल्का भी देखने को मिलता है। इससे क्या क्या चीज़ें बनता है इसका उपयोग में लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो बोतल में पानी पीने वाले जो ग्लास होता है, फाउंटेन पेन, खिलौना, बिजली के सामान, पाइप एवं वस्त्र का निर्माण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब लिख सकते हैं डॉट करके। आगे जो है हम लोग को पढ़ना है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन आगे जो हम लोग चर्चा करना है, पॉलीस्टाइरीन के बारे में चर्चा करना है। पॉलीस्टाइरीन जो बनता है ये किससे बनता है? तो ये जो पॉलीमर बनता है पॉलीस्टाइरीन से बनाने के लिए एकलक जो यूज किया जाता है स्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टाइरीन का बहुलीकरण डाइबेंजीनोडाइड पेरोक्साइड की उपस्थिति में किया जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही सेम है यहाँ पर, इसी को n, इसका कितना अणु लिया जा रहा है? n अणु लिया जा रहा है। यही है स्टाइरीन। फिर से यहाँ पर वही चीज़ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो तरीका वही होगा बार बार। यहाँ पर भी वही चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो स्टाइरीन है, स्टाइरीन का यही स्ट्रक्चर जो रहेगा, ये बेंजीन में क्या रहेगा? यहाँ पर CH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, इसका भी बॉन्ड फ्री होगा, इसका भी बॉन्ड फ्री होगा। ऐसे ही बहुत सारा स्टाइरीन क्या होगा? आप टूटेगा, तो यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, फिर इसका भी बॉन्ड फ्री होगा, इसका। यही आपस में क्या होते जाता है? जुड़ते जाते हैं। इसका आगे वाला भी जुड़ेगा, तो यही कितना इसका अणु बनेगा?
N अणु का निर्माण होगा, तो वही घेर कर यहाँ पर लिखा हुआ ये N अणु बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीस्टाइरीन के नाम से जानते हैं। ये पूरा अभिक्रिया को दर्शा लेना है यहाँ पे। कुछ डॉट करके इसमें भी लिख लेना है। पॉलीस्टाइरीन एक पारदर्शक बहुलक है। कैसा होता है, पारदर्शक होता है, जिससे आर पर दिखाई देता है। इससे खास सामग्रियों को रखने में डिब्बे के लिए डिब्बा ऐसा होता है जो आर पर, ऐसा डब्बा जो आर पर दिखाई देता है, उसको हम लोग पॉलीस्टाइरीन का बना हुआ रहता है। ठीक है, खिलौने वगैरह इसका बनता है। ये चीज़ लिखी है कि इसका उपयोग आने वाले रसोइयों और रेडियो एवं टेलीविजन के ढांचे तथा अनेक घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। तो इसका घरों में उपयोग किया जाता है। घरों में आने वाला रसोई, रेडियो और टेलीविजन के ढांचे बनाने में किया जाता है। बस इतना लिख लेना है, ढांचे बनाने में किया जाता है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो भी प्लास्टिक का ही होता है, सब जो बनता है वो प्लास्टिक का ही एक अलग अलग रूप था। यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे 4 नंबर। ये सब हम लोग संश्लेषित रबर पढ़ रहे हैं। संश्लेषित रबर में कौन सा, तो योगशील बहुलक पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, योगशील बहुलक पढ़ रहे हैं, जिसमें किसी भी यौगिक में डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का निर्माण कैसे होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथीन का उच्च ताप पर, टेट्राफ्लोरोएथीन को अगर उच्च ताप और दाब पर अमोनिया पेरोक्साइड के केस में उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर क्या बनता है, तो टेफ्लॉन का निर्माण होता है। क्या बनता है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर यही है। सिंपल यहाँ पर इस टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है, तो सी के ऊपर दो एफ है, इसके सी के ऊपर भी दो आप यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा, तो यहाँ आपस में ये बॉन्ड टूटेगा। ऐसे बहुत सारा क्या होगा, आपस में से बॉन्ड टूटते जाएगा। CF2 ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये आपस में जुड़ते जाएगा। तो ये कितना बार जुड़ेगा, N बार जुड़ेगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया टेफ्लॉन। इसको नाम के साथ हमेशा, ये जब भी अभिक्रिया लिखे तो सामने में नीचे में नाम के साथ हमेशा अभिक्रिया लिखे, बिना नाम का न लिखे। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना है। इसमें कुछ डॉट करके भी लिख सकते हैं। जैसे टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो खाना पकाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत जो होता है चढ़ाने में किया जाता है। जब हम लोग जानते हैं कुकर वगैरह का जो ढक्कन प्लास्टिक का लगा रहता है, या बहुत सारे चम्मच का जो कवर लगाया जाता है प्लास्टिक के ऊपर रहता है, तो ऐसा कवर रहता है कोई जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक, इसीलिए इसका टेफ्लॉन का ही प्रयोग किया जाता है। कुकर वगैरह में जो प्लास्टिक का कवर लगा रहता है हैंडल पर, जहाँ पर पकड़ने के लिए होता है, या कढ़ाई वगैरह में भी देखते हैं प्लास्टिक का परत, तो सब किसका बना हुआ रहता है, टेफ्लॉन का बना हुआ रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग किसके बारे में, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PVC कहते हैं। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में वाइनिलिन क्लोराइड, किसको, वाइनिलिन क्लोराइड का बहुलीकरण करने पर पॉलीवाइनिलिन प्राप्त होता है। यहाँ पर इसी को बोला जा रहा है वाइनिलिन क्लोराइड। इसमें भी दिख रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। यहाँ के जो CH2 है, CH है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दोनों तरफ से बॉन्ड फ्री होते जाएगा। ऐसा बहुत सारा अणु का निर्माण होगा, ऐसे बहुत सारे अणु का निर्माण होगा, और यही अणु क्या होता है, आपस में से जुड़ते जाएगा। आपस में क्या होता जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो किसी एक को लिख कर इसके नीचे क्या लगा दे, N लगा दे, तो वही यहाँ पे N लगा के लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीवाइनिलिन क्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PVC के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका उपयोग का बात करते हैं, तो इसको भी डॉट करके लिख लेना है। विद्युत रोधी होने के कारण ये विद्युत रोधी होता है, मतलब विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका उपयोग जो केबल तार होता है ना, उसमें जो केबल तार के ऊपर कवर वगैरह लगाया जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो केबल वगैरह में कवर वगैरह लगाया जाता है, उसको में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है 6 नंबर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है, ये किससे बनता है, एक्रिलोनाइट्राइल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। वाइलिन साइनाइड भी इसको कहता है, बहुलीकरण करके
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त किया जाता है। तो ये किससे बनता है? तो ये होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते थे? ओलोन भी बोलते हैं, ओलोन के नाम से भी जानते हैं। ओलोन का स्ट्रक्चर देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड है CH, यहाँ पर है CN। हमेशा ध्यान देना है कि जब भी CN वगैरह यहाँ पर लिखा हो, हमेशा डबल बॉन्ड वाला के पास ध्यान देना है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसका दोनों तरफ का बॉन्ड फ्री कर देना है। C के साथ CN जुड़ा हो तो उसको हमेशा नीचे में दिखा दें। ऐसे ही बहुत सारा क्या होगा, CH2 CH CN, ऐसे बहुत सारा रहेगा ना, यही आपस में क्या हो जाएगा, यही आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। ये सब के सब ऐसे आपस में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब कोई भी एक ले लेते हैं तो इसके नीचे क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH2 CH CN। ऐसे का कितना अणु लेना है, ये N अणु हो जाएगा, इसके नीचे N लिख देना है। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड O CH CN था, ठीक। दोनों तरफ यहाँ पर इसका भी नाम लिख लेना, इसका भी नाम लिख लेना है। इसका बात करते हैं तो डॉट करके लिख लेना। ऑर्लेन जल प्रतिरोधी होता है तथा इसका उपयोग दरी तथा कंबल बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? दरी और कंबल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। आगे है पॉलीमेथिल मेथिल एक्रिलेट। तो मेथिल एक्रिलेट, पॉलीमेथिल एक्रिलेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में भी नाम लिख लेना है PMMA। तो मेथिल एक्रिलेट का बहुलक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने से मेथिल एक्रिलेट प्राप्त होता है। तो ये किससे बनता है? इसका नाम भी यहाँ पर लिख लेना है। इसका नाम जो है मेथिल एक्रिलेट से यही हम लोगों को पॉलीमर प्राप्त हो रहा है। तो इस पॉलीमर का नाम क्या है? इसका आप ऐसे ब्रैकेट देखिए N लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर वही सेम प्रोसेस होगा, CH2 डबल बॉन्ड C है, तो इसी का बॉन्ड टूटेगा तो एक इधर निकलेगा और इस कार्बन से निकलेगा, तो इस कार्बन वाला फिर आगे के साथ जुड़ेगा। ये नीचे यहाँ पर दिखा दिया गया CH CH2 CH3 यहाँ पे है, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो लिख सकते हैं, और यही आगे की तरफ ऐसे जुड़ते जाता है। यह अगर कुछ डॉट करके इसमें लिखना चाहते हैं तो यह कठोर पारदर्शक बहुलक होता है। ये कैसा होता है? कठोर होता है और पारदर्शक होता है, आर पार देख सकते हैं। तो इसका उपयोग लेंस बनाने में या वायुयान में खिड़की के जो कांच होता है उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक का गहना बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक का गहना जो बनता है उसका भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये आर पार दिखाई देता है, पारदर्शक होता है। अब हम लोग जो संश्लेषित चीज़ें पढ़ रहे थे एकल बहुलक का, उसमें कुछ हम लोग संश्लेषित रबर के बारे में भी जानने वाले हैं। इसके बारे में संश्लेषित रबर, तो अगला ये हेडिंग नहीं होगा, ये शॉर्ट हेडिंग में संश्लेषित रबर लिख लेना है। उसका 7वां हो गया, ये 8वां नंबर यहाँ पे है। ये संश्लेषित रबर है। रबर प्राकृतिक रबर भी होता है और संश्लेषित रबर भी होता है, ठीक। तो सबसे पहले संश्लेषित रबर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? नियोप्रोपिन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नियोप्रोपिन किससे बनता है? तो क्लोरोप्रोपिन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? मतलब इसका एकलक कौन होता है? तो क्लोरोप्रोपिन होता है। तो यही जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया ये क्या है? क्लोरोप्रोपिन है। स्ट्रक्चर के नीचे नाम लिख लेना है, यही क्लोरोप्रोपिन है। क्लोरोप्रोपिन से क्या बन रहा है? ये नियोप्रोपिन का निर्माण हो रहा है। ये नियोप्रोपिन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका निर्माण इससे कैसे होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर भी जब दो जगह डबल बॉन्ड दिखता है तो इधर का बॉन्ड टूटेगा और इधर का भी बॉन्ड टूटेगा। ये वाला कार्बन का जो बीच वाला कार्बन का दोनों का बॉन्ड फ्री हुआ है तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इधर इधर खाली हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दे, ये CH2 C का ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये और ये कार्बन का बॉन्ड फ्री होता है। इधर वाला कार्बन का बॉन्ड इधर दिखा देना है, और इधर का जो फ्री हो रहा है ये इधर बनता है, इसलिए कि इधर का भी एक क्या हो रहा है, इधर वाला कार्बन का भी एक टूट रहा है, तो इस वाला कार्बन दोनों आपस में से जुड़ जाता है और इस वाले लास्ट वाले कार्बन क्या हो जाता है? फ्री हो जाते हैं आगे जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही कितना अणु जुड़ेगा? N अणु जुड़ेगा। अगर ये N है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ब्रैकेट देखिए N लिखा हुआ है, और यहाँ पर CH2 है, CH है, ठीक। तो इस प्रकार से ये नियोप्रोपिन का निर्माण होता है। नियोप्रोपिन का गुण का बात करते हैं, अगर कुछ डॉट करके बिंदु लिखना, इसका तनन सामर्थ्य
उच्च होता है। तनन मतलब क्या होता है, इसको लंबा कर ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। ऐसा रबर होता है कि ज़्यादा लंबा तक इसको लंबा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग तनन सामर्थ्य कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है प्राकृतिक रबर का विपरीत, यह शीघ्र नहीं जलता है। प्राकृतिक रबर होता है वो तुरंत जल जाएगा, लेकिन ये तुरंत नहीं जलेगा, इस बात को ध्यान में। तो ये सब क्या है, बेनिफिट है, हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक रबर से। इसलिए प्राकृतिक रबर का उतना गुण अच्छा नहीं होता है, इसलिए संश्लेषित रबर बनाया जाता है। आगे दिया हुआ है उच्च ताप पर यह अस्थायी रहता है। तो ज़्यादा अगर ताप है तो अस्थायी रहेगा ये, मतलब पिघले उगलेगा नहीं। यह प्राकृतिक रबर से अधिक मजबूत होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये कुछ बिंदु है प्राकृतिक रबर। अगर इसका उपयोग का बात करते हैं, लिख लेना नियोप्रोपीन का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते थे, इसका उपयोग विद्युत रोधी तार बनाने में करते हैं। केबल वगैरह का निर्माण, जो कवर लगा रहता है केबल किसी भी तार के ऊपर, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यहाँ पर डॉट करके लिख सकते हैं, मोटर गाड़ी के विभिन्न रबर सामान बनाने में नियोप्रोपीन रबर का उपयोग किया जाता है। जो मोटर गाड़ी का बहुत, उसमें जो भी रबर यूज किया जाता है। तीसरा है नियोप्रोपीन का उपयोग गाड़ी के टायर बनाने में भी किया जाता है। गाड़ी का जो टायर बनता है उसमें भी नियोप्रोपीन का यूज किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे किसका, ब्यूना एन रबर का। ब्यूना एन रबर का, तो ब्यूना एन रबर का अगर बात करें, सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण करने पर हम लोग बहुलक प्राप्त होता है, उसे ब्यूना एन रबर कहते हैं। इसमें किसका बहुलीकरण किया जाता है, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन किसको कहते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। सिंपल वही चीज़ होगा, यहाँ पर भी ना सेम चीज़ें बनेगा। यहाँ पर दो ब्यूटाडाइन एक साथ लिखा हुआ है, इसको जोड़कर क्या किया जा रहा है, ऐसे दिखाए, या इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको नहीं लिखना है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। सबसे पहले ये किससे बनता है, तो ये बनता है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी का कितना अणु लेना है, N अणु लेना है, और इसी को बोलते हैं हम लोग ब्यूटाडाइन। तो ये हम लोग का ब्यूटाडाइन है। तो इसको जब हम लोग Na के साथ बहुलीकरण करते हैं, सोडियम के साथ बहुलीकरण करते हैं, तो यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जब दो डबल बॉन्ड रहता है तो इधर से भी ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इधर से भी डबल बॉन्ड टूटेगा, बीच वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसका इधर वाला का CH2H इसका कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, और ये जो CH है यहाँ पर बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर वाला का भी कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, फ्री होगा, और आगे की ओर जुड़ते जाता है। तो यही कितना अणु का निर्माण करेगा, N अणु का निर्माण करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्यूटा, इसको लिख भी देते हैं, इसी को हम लोग ब्यूना एन रबर के नाम से जानते हैं। ब्यूना एन रबर इसको कहते हैं। ये प्राकृतिक रबर नहीं है, संश्लेषित रबर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ब्यूना एन रबर, ब्यूना एस रबर। ये 10 नंबर है, ब्यूना एस रबर। उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन एवं एस्टाइरिन के बहुलीकरण के फलस्वरूप ब्यूना एस रबर। अब देखो, अब ये आ गया जिसमें दो एकलक यूज हो रहा है। कितना यूज हो रहा है, इसमें एक ब्यूटाडाइन और दूसरा एस्टाइरिन बहुलक का एकलक का यूज किया जा रहा है ब्यूना एस रबर बनाने के लिए। दोनों आपस में जुड़ेगा, दोनों आपस में जुड़ने का सेम तरीका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी एन अणु है, तो इसका बॉन्ड फ्री होगा, इसका भी बॉन्ड फ्री है, तो दोनों को दोनों यहाँ पर क्या होगा, टूट के ये वाला दोनों कार्बन अपना यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसका यहाँ पर बॉन्ड फ्री हो जाएगा और इसका यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये टूटेगा यहाँ से और यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। तो ये वाला पहले क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, इसका एक अणु आपस में पहले जुड़ेगा, और ऐसे ही कितना सारा अणु जुड़ेगा, एन अणु जुड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो CH2 है, यहाँ से ये CH के साथ जुड़ा है, फिर CH2, और ये आगे फिर इसके साथ ये जुड़ेगा, तो इसका कितना अणु बनेगा, ये N अणु का निर्माण होगा। इसी को हम लोग ब्यूना एस रबर के नाम से जानते थे, इसको लिख लेना है। ये किससे दो एकलक से बनता है, ब्यूटाडाइन, ईडाइन और एस्टाइरिन एकलक से बनता है। तो अभी तक हम जो अभी तक ऊपर में पढ़ रहे थे उसमें एक ही एकलक यूज हो रहा था, अब दो एकलक यूज होता है। इसमें एक डॉट करके या नोट करके लिख लेना है। इसमें एक टर्म आएगा सबहुलक।
उसका था सम बहुलक था, और ये क्या होता है सह बहुलक, स बहुलक, सह बहुलक हेडिंग डाल के इसको लिख लेना है। जब इसको लिखना है जब दो भिन्न भिन्न एकलकों के संयोग से, जब दो भिन्न भिन्न एकलकों के संयोग से बहुलक का निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है, उसे सहबहुलक कहते हैं, उसे सहबहुलक कहते हैं। लिख लेना इसको सहबहुलक। सम बहुलक में हमेशा एक ही प्रकार के एकलक जुड़ेगा आपस में, लेकिन सहबहुलक में क्या होता है, एक से ज्यादा प्रकार के बहुलक आपस में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, अभी तक हम लोग संयोजन बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे, योगज बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद जो चर्चा करना है वो हम लोग को संघनन बहुलक के बारे में चर्चा करना है। ठीक, ऐसा करते हैं, संघनन जो बहुलक है ये हमको लगता है इसको एक और क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। संघनन बहुलक हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होएगा एक और क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग संघनन बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।